ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, यूपी से बंगाल तक एसआईआर पर घमासान मचा है। लखनऊ में चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया, तो वहीं भोपाल में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में योगी मॉडल की झांकी देखी गई। अतिक्रमण करने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चला। इधर पटना में कई जगहों पर कार्रवाई खाली करवाया गया है। रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी के घर पर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। हार्दिक को श्रद्धांजलि दी, पिता ने उठाए सिस्टम पर सवाल। हांगकांग की बहुमंजिला इमारत में लगी आग ने 55 लोगों की जान ले ली है। करीब 300 लोग अब भी लापता हैं। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की, जहां फरीदाबाद में तेज रफ्तार ने एक बार फिर से एक व्यक्ति की जान ले ली। हादसा इतना भयानक था जिसकी तस्वीरें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये वीडियो सावधान भी करता है। बिजली की रफ्तार से एक्सीडेंट हुआ। रोड पार कर रहे कार वालों को पता भी नहीं होगा कि आखिर हुआ क्या। एक झटके में स्कॉर्पियो ने स्विफ्ट कार को चकनाचूर कर दिया। टक्कर कितनी जोरदार और भीषण थी, उसका अंदाजा आप सड़क पर बिखरे हुए इंजन और दोनों कारों के बिखरे पड़े टुकड़ों से लगा सकते हैं। हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो गई। रात 1:20 के करीब शादी समारोह से लौट रही स्विफ्ट वालों ने सड़क पार करनी चाहिए और उसी दौरान हवाई रफ्तार पर सवार स्कॉर्पियो ने उसे भयंकर टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। ऐसे में जब भी सड़क पार करें पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि हर तरफ सड़क पर रफ्तार वाले शैतान दौड़ रहे हैं। देखिए, सड़क पर चलें तो जरा संयम और शालीनता के साथ, क्योंकि कभी कभी छोटी सी बात किसी बड़े विवाद की वजह बन जाती है। यूपी के सहारनपुर में ऐसा ही हुआ, जहां एक बाइकर ने कार को टिन का डिब्बा कह दिया, तो ये बात कार मालिक को नागवार गुजरी और फिर जो कुछ हुआ उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। फिर क्या था, कार के मालिक ने टीन का डिब्बा बोलने वाले को कार के बोनट पर लादा और फिर करीब 500 मीटर तक उसे ऐसे ही ले जाकर रास्ते में पटक दिया। लोग देखते ही रह गए और लोगों के सामने ही कार वालों ने कार के सामने आए युवक को कार के बोनट पर गिरते ही कार भगा दी। बोनट वाले कांड से पहले कार सवार युवकों ने बाइक वाले इस युवक को बुरी तरीके से पीटा, क्योंकि इस युवक ने इनकी कार की बेइज्जती कर दी थी। इनकी नई नवेली कार को टिन का डिब्बा बोल दिया था। फिर क्या था, कार नाराज ना हो जाए उससे पहले ही कार मालिक नाराज हो गया और उसने कार की बेइज्जती का बदला कुछ इस तरह से लिया कि पहले बाइक वाले को मारा पीटा। जब बाइक वाला कार के आगे आया तो उसे इस तरह से कार के बोनट पर घसीट कर ले गए और फिर वहीं पटक कर फरार हो गए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने लड़ाई रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ जिसके आगे सब बस देखते ही रह गए। वीडियो से पहचान के बाद अब शेखपुरा कदीम चौकी की पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार का सिवान लूट की सनसनीखेज वारदात से थर्रा उठा, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। ना कोई डर, ना कोई खौफ, बीच बाजार दिन दहाड़े चोरी की, सामान उठाया और सबकी आंखों के सामने फरार हो गए। लोग देखते रह गए, लेकिन बंदूकधारी बदमाशों के सामने कुछ नहीं कर सकते। जाते जाते इन बदमाशों ने फायरिंग भी की। डरे सहमे लोगों ने छिपछिपाकर छत से वीडियो बनाया, कुछ ने छत से पत्थर भी फेंके। बाइक सवार बेखौफ चोर फायरिंग करते वहां से निकल ही रहे थे। तभी हिम्मत जुटाकर स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को किसी तरह पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। दुकान के अंदर की तस्वीरें देखिए। चोरों ने पहले हथियार के बल पर दुकानदार को बंधक बनाया और फिर तिजोरी खोलकर सारा माल ले उठे। दिन दहाड़े हुई वारदात से पूरे सिवान में लोग खौफजदा हैं। अब छोटे बच्चों के मम्मी पापा को सावधान करने वाली खबर, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक से एक खौफनाक हादसे की तस्वीर आई। 3 साल का बच्चा अपने घर की पहली मंजिल की रेलिंग से नीचे गिर गया। बच्चा घर के नीचे जा रहे 2 अपने भाइयों या बिल्डिंग के बच्चों को देखने की कोशिश कर रहा था। उसने हाथ हिलाकर उन्हें आवाज भी दी, तभी यह हादसा हो गया। बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि एक हाथ से रेलिंग पकड़ना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ा और मासूम नीचे गिर गया। बच्चे के गिरते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। दोबारा देखिए,
घर गैलरी के दरवाजे में कुंडी नहीं लगी थी। 3 साल का बच्चा दरवाजा खोलकर बाहर आया और नीचे जा रहे बच्चों को बुलाने लगा और तभी रेलिंग से नीचे गिर गया। हादसा नासिंग के सहदेव नगर इलाके में हुआ, लेकिन ये तस्वीर पूरे देश के माता पिता के लिए सबक है। सावधानी बरतें, बच्चों को अकेले खतरे वाली जगह पर ना जाने दें, क्योंकि हादसा समय देखकर नहीं आता। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी बिसाऊ में सेना ने तख्ता पलटकर सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। इस बीच देश के राष्ट्रपति एम्बालो भी लापता हैं। गिनी बिसाऊ में राष्ट्रपति भवन के आसपास अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। अफरा तफरी के माहौल में सेना ने ऐलान कर दिया कि उसने पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना ने तख्ता पलट तब किया जब 3 दिन पहले ही देश में चुनाव हुए। सेना ने चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। सड़कों पर सेना की तैनाती और बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए गए। कई लोग डर की वजह से राजधानी छोड़ने लगे। इन सब के बीच देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को भी सेना ने बंद कर दिया। मौजूदा राष्ट्रपति उमरो सिसोको एम्बालो कहाँ हैं, सुरक्षित हैं भी या नहीं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। पंजाब के फगवाड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर हमले से हड़कंप मच गया, जहां 2 बाइक सवार गैंगस्टर ने आप नेता के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले से इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। 1 नहीं 2 नहीं, बेखौफ बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग करके पुलिस को खुला चैलेंज दे दिया। सत्ताधारी पार्टी के नेता दलजीत राजू के घर के बाहर क्या हुआ, उसे सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सीसीटीवी में 2 गैंगस्टर दिखे। पहले उन्होंने घर के अंदर 5 करोड़ की फिरौती वाला खत फेंका और फिर दोनों ने शुरू कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। फिर जाने लगे तो मन नहीं मारा, तो फिर कदम वापस लिए और फिर से फायरिंग की। जिस घर में गैंगस्टर ने फायरिंग की वो पंजाब सरकार के नशे के विरुद्ध अभियान के संयोजक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। घर पर कांच के टुकड़े और कारतूस जगह जगह बिखरे दिखे। अब पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अमेरिका के वर्जीनिया में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर में भयंकर आग लग गई। लेकिन कमाल की बात यहां यह रही कि इतने भीषण हादसे में भी टैंकर का ड्राइवर बच गया। एक झटके में आग का गोला बन गया टैंकर। आसपास गुजरने वाली गाड़ियां इस विस्फोट से कांप गई। जाने कैसे टैंकर डिवाइडर से टकराया और फिर उसमें आग लग गई। माना जा रहा है कि टैंकर में ऑयल जा रहा था, जिसमें टक्कर के बाद आग लग गई। यही वजह है कि करीब 50 मीटर की दूरी में आग लगी दिखाई दी। ये घटना चेस्टरफील्ड काउंटी में रोड नंबर 95 पर हुई। लेकिन इसे चमत्कार कहिए या इत्तेफाक, इतने भीषण हादसे के बाद भी टैंकर के ड्राइवर की जान बच गई। एक्सीडेंट करने के लिए ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज हुआ है। हादसे के चलते लंबे समय तक हाईवे जाम रहा। हांगकांग का ताइपो शहर उस वक्त दहल उठा जब एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 7 इमारतों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। भयंकर आग का तांडव पहले एक इमारत में नजर आया और कुछ मिनटों में ही आग 35 मंजिल की 7 इमारतों में फैल गई। भयानक आग को देखकर पूरे इलाके में भागम भाग मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। मौके पर आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स कई घंटे तक आग बुझाने में लगे रहे। हांगकांग के ताइपो की जिन इमारतों में ये आग लगी, वहां करीब 2000 फ्लैट हैं, जिनमें 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इमारतों में 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ लोग लापता है। हांगकांग पुलिस ने इस हादसे में लापरवाही के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हांगकांग अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की भी खबर है। ताइपो में लगी आग का लेवल 5 का इसे बताया जा रहा है, यह हादसा जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भयानक आग लगी कैसे और कैसे आग एक इमारत से 35 मंजिल की 7 इमारतों तक तबाही मचा गई। हांगकांग के ताइपो की जिन इमारतों में ये आग लगी, वहां मरम्मत का काम चल रहा था।
मरम्मत के दौरान इमारतों में हरा कपड़ा लगाया जाता के, जो सिंथेटिक का बना होता के। हांगकांग में इसी सिंथेटिक के कपड़े से आग तेजी से फैली। बिल्डिंग के बाहर बांस की बचान भी लगी थी, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते 7 इमारत में फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग में मरम्मत के दौरान कुछ ज्वलनशील सामग्री पड़ी थी, जो आग लगने का कारण बनी। मुंबई के वर्ली सी लिंक पर भी उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती कार में अचानक से आग भड़क गई। कार में आग किस वजह से लगी, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन कार में आग तेजी से फैली और पूरी कार धू धू कर जलने लगी। कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। बताया गया कि आग भड़कने से पहले ही कार में सवार लोग बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। आग लगने से वहां जाम लग गया। कुछ देर बाद दमकल कर्मी पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग में कार पूरी तरह जल चुकी थी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है असम से, जहां पर बहु विवाह पर प्रतिबंध लग गया है। असम विधानसभा में बहु विवाह पर बैन वाला विधेयक पास हो गया है। आदिवासी और छठी अनुसूचित के क्षेत्रों को हालांकि छूट दी गई है, इससे बाहर रखा गया है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी इस विधेयक में है। बिल में पीड़ित महिला को मुआवजे का प्रावधान भी शामिल है। तो बहु विवाह पर बैन असम में और इससे जुड़ा हुआ यह विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। देखिए, कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है और ऐसे ही एक शौक के चक्कर में हरियाणा के एक शख्स ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो भी कार के एक नंबर के लिए। इसके साथ ही ये देश का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है। एक बार में तो यकीन करना इस बात पर मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि हरियाणा के एक शख्स ने अपने पसंदीदा नंबर के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए हैं। 1 करोड़ 17 लाख रुपए में उस शख्स ने जो नंबर खरीदा है वो है HR 88 B8888। HR यानी हरियाणा, 88 सोनीपत के कुंडली RTO का कोड है, जबकि B रजिस्ट्रेशन की सीरीज को दर्शाता है और 8888 4 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, इस VIP नंबर की नीलामी जो है वो 50,000 रुपए से शुरू हुई थी। 45 बार इसके लिए बोली लगी, जो 1 करोड़ 17 लाख पर आकर रुक गई। ये नंबर प्लेट इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें HR के अलावा बाकी जो सारे अंक और अक्षर हैं वो 8 जैसे दिखते हैं। कैपिटल B भी बहुत हद तक 8 जैसा ही दिखता है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये नंबर किस व्यक्ति ने और किस गाड़ी के लिए खरीदा है। हरियाणा में हर हफ्ते VIP नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलती है। पिछले हफ्ते रजिस्ट्रेशन नंबर HR 22W2222 के लिए 37,91,000 रुपए की बोली लगी थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और फुटबॉल फैंस के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर भगदड़ मच गई। 20 से ज्यादा फैंस घायल हो गए। फैंस ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी तो पुलिस ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में यह हिंसक झड़प तब शुरू हुई जब फ्लैमिंगो की टीम अपने क्लब की प्रमुख प्रतियोगिता की फाइनल यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। टीम की बस के आसपास हजारों फैंस जमा थे। तभी कुछ फैंस बस की छत पर चढ़ गए। आरोप है कि कुछ फैंस ने बस के अंदर घुसने की कोशिश की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हर ओर अफरा तफरी का माहौल था। भगदड़ में कई फैंस चोटिल हो गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तेंदुए का आतंक जारी है और एक बार फिर रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में आ गए हैं। तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात के अंधेरे में तेंदुआ रिहायशी इलाके में घूमता दिखा। शिकार की तलाश में तेंदुआ एक गली से दूसरी गली में जा रहा था। तस्वीरें जयपुर के चांदपोल मोहल्ले की हैं, जहां तेंदुए के आने से लोग खौफजदा हैं और रात में घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तेंदुए के मोहल्ले में घूमने का CCTV फुटेज लोगों ने वन विभाग को दिया है और जल्द उसके रेस्क्यू की मांग की है। अपराधियों और अतिक्रमण के खिलाफ यूपी के CM योगी के मॉडल का असर अब बिहार में भी दिखा। पटना में DM के निर्देश पर राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए खास अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पटना के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पटना के डंका इमली से गाय घाट, अशोक राजपथ से महावीर घाट तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।
साथ ही जीपीओ गोलंबर, पटना जंक्शन स्टेशन गोलंबर और चिड़िया टाट पुल समेत कई इलाकों में बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान कई ठेलों को जब्त कर लिया गया, जबकि कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी जांच में आज चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2 हफ्तों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस को वो आतंकी मिल गया जिसने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को एक्टिव करवाया था। जैश-ए-मोहम्मद के जिस कमांडर के नाम से सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे थे, जिसके बाद से गिरफ्तारियां हुई थी, उस कमांडर की तस्वीर पहली बार सामने आई। इसका नाम है आतंकी हंजल्ला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक्टिव हंजल्ला वहां की कोटली से आतंक का नेटवर्क चला रहा है। कश्मीर के नौगाम, बनपुरा और श्रीनगर में इसी हंजल्ला के नाम से पोस्टर लगे थे, जिसमें लिखा था, जो भी व्यक्ति एजेंसियों के लोगों से बात करेगा या उन्हें अपने पास बैठाएगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जांच में पाया गया कि हंजल्ला के नाम की पोस्टर धमाके के बाद गिरफ्तार मौलवी इरफान अहमद वागे ने लगवाए थे। इसी पोस्टर की जांच करने के बाद पहले मौलवी इरफान अहमद वागे पकड़ा गया था और फिर इरफान के बयान के आधार पर ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील अहमद राठर को पकड़ा गया और उसी के बाद धमाका हुआ। भारत में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा हंजल्ला इस समय जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद आतंकी संगठन के लिए अपने लोग तैयार करने में लगा हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि इन डॉक्टर्स को पैसे और पद का लालच भी दिया गया था। सहारनपुर वाले डॉक्टर आदिल के भाई मुजफ्फर को अलकायदा के आतंकी संगठन अंसार गजातुल हिंद का प्रमुख बनाने का वादा किया गया था। कहा यह गया कि उसे हर साल आतंक के काम के लिए 10 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग भी दी जाएगी। इन डॉक्टर्स को पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर ये कह रहे थे कि अगर उन्हें महान बनना है तो बड़े बॉम्ब ब्लास्ट करने होंगे। और देखिए, पूछताछ के बीच जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला था कि वहां एक प्रतिबंधित संगठन के कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिसके बाद सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस घाटी में 2019 से बैंड संगठन जमात इस्लामी के सदस्यों के घर दबिश दे रही थी। ऐसी जानकारी के आधार पर किए गए कि ये संगठन एक बार फिर से OGW नेटवर्क खड़ा कर सरहद पार बैठे हुए मिलिटेंट्स के लिए कश्मीर में नेटवर्क तैयार कर रहे थे। जो तस्वीरें आई उसमें पुलिस संगठन से जुड़े लोगों के घर के दस्तावेज की जांच करती दिखी। इसी बीच पुलिस ने कश्मीर के रियासी के रहने वाले 19 साल के मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उन लोगों ने ऑनलाइन ही उसका ब्रेन वॉश किया। पुलिस का दावा है कि हैंडलर्स उससे बड़ा हमला करवाना चाहते थे। उसके फोन से पाकिस्तानी नंबर भी मिले और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यानी आप ये समझिए कि आखिर आतंकियों की पहुंच कहां तक जा चुकी है। आज कश्मीर के स्टूडेंट को पकड़ा गया। इससे पहले आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। 1 महीने पहले पुणे में ISIS से जुड़े एक IT इंजीनियर को भी पकड़ा गया था। हरियाणा के नूह में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में एक वकील की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप सोच नहीं सकते कि आखिर और कितने सेक्टर्स में आतंकी सोच के लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के 2 जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली चलाने वाले अफगान नागरिक को पुलिस ने तुरंत दबोच लिया। हमलावर की पहचान 29 साल के अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लाकनवाल के तौर पर हुई, जिसने 2021 में अमेरिका में शरण ली थी। गोली मारने के फौरन बाद पुलिस और दूसरे नेशनल गार्ड ने हमलावर को पकड़कर उसे लात घूंसों से जी भर मारा। इधर ट्रंप ने इसे आतंकवादी हमला माना। Act of hatred and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. अफगानी नागरिक ने हमला किया तो ट्रंप ने बाइडेन शासन में अफगानिस्तान से आए लोगों को निशाने पर लिया। Was entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country. ट्रंप की आक्रामकता के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान से आकर शरण लेने वाले लोगों के सभी आवेदनों को होल्ड पर डाल दिया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अधूरी जानकारी के आधार पर बयान दिया और अब उनकी किरकिरी हो रही है इस पर, क्योंकि जिस हमलावर की अमेरिका में एंट्री पर सवाल उठाया गया, दरअसल वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ही आदमी निकला है। रहमानुल्लाह काबुल में CIA के खुफिया मिशन का हिस्सा था और जब 2021 में तालिबान ने वहां कब्जा किया तब CIA ही उसे निकालकर अमेरिका लाई थी। अब बात एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही की, जिसकी वजह से रोहतक में बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की हुई मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रखा।
16 साल के नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की ग्राउंड पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही गांव में मातम पसरा हुआ है। घर में दुख जताने वाले लोगों के बीच घिरे हार्दिक के पिता संदीप राठी कभी आंसू पोंछते तो कभी कुछ बुदबुदाने लगे। हार्दिक के पिता ने कहा कि हार्दिक देश का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। किसी और माँ का बेटा ना जाओ, क्योंकि मेरे तो गया कुछ हमें वापिस नहीं ला सकता, लेकिन और का बेटा तो निकलना चाहिए। तुम प्रशासन से ये गुहार है कि समय पर अपने जो ग्राउंड है उनको सबको स्वयं उनकी देख रेख करे, उनकी वो करे, ताकि किसी की और जान ना जाए। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम उस ग्राउंड पर भी पहुंची जहां प्रैक्टिस के दौरान हार्दिक की जान गई थी। अंदाजा लगाइए कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड की जर्जर हालत देखिए आप कैसे हो रखी है। ये देखिए पूरे ये जो पोल है पूरा का पूरा इसमें जंग लगा हुआ हमें दिख रहा है। जिस बास्केटबॉल कोर्ट पर हार्दिक राठी की मौत हुई उसे ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगी। हम बार बार बोल रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री को बोला था नायब सिंह सैनी को रोहतक में कि जी हमको ग्राउंड चाहिए हैं, ये ऐसे ऐसे उन्होंने चिट्ठी पास की, पर उसके बाद में जेई और कोच आए, उन्होंने बोल दिया ओके हैं। इस बीच हार्दिक के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। हार्दिक के परिवार से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे और घर वालों से मिलकर दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। हार्दिक के घर वालों से मुलाकात के बाद भगवंत मान ने खेल ग्राउंड में रखरखाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। अगर हमारे बच्चे, आम घरों के बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड से उनकी लाश वापस आएगी क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम भी लाखन माजरा पहुंचे और हार्दिक के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी दोषी होगा, क्या अधिकारी हो दोषी, कोई भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई सरकार। भले ही प्रदेश सरकार और दूसरे नेता दुख की इस घड़ी में हार्दिक के परिवार के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बेपरवाह सिस्टम ने देश के एक होनहार और उभरते हुए खिलाड़ी को छीन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर से मुलाकात की है। पीएम ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की विजेता खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनसे मिले, उनसे बातचीत की और मिठाई भी खिलाई है। और कुछ इस तरीके से जीत पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरी टीम के साथ मिलते हुए, मुलाकात करते हुए। ब्लाइंड क्रिकेट टीम जिन्होंने इस बार इतिहास रचा और T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया। और देखिए हर खिलाड़ी के साथ किस तरीके से उनका मुंह मीठा कराते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ एक एक खिलाड़ी से उन्होंने अलग अलग मुलाकात की है। नेपाल को हराकर इस वर्ल्ड कप विजेता का जो खिताब है भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया और इसी बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री उन एक एक खिलाड़ियों से पूरी टीम के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बड़ी बात यह भी है कि पूरे टूर्नामेंट में इस टीम ने कोई भी मैच हारा नहीं, हर मैच जीता और उसके बाद इस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती नजर आई। शिंदे गुट के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने का दावा किया, जिसके लिए नीलेश राणे सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे और वहां कैश से भरा एक बैग बरामद करने की बात कही। इस बैग में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। नीलेश राणे ने आरोप लगाया कि ये रुपए चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री रविंद्र चौहान जी, ये जब जब कोकण में आते हैं, मालवन में आते हैं, तब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। रुपए बरामद होने के बाद उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग और मालवन पुलिस को बुलाकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि नीलेश राणे के आरोपों से बीजेपी ने साफ इनकार किया है। दिलचस्प बात यह है कि नीलेश राणे के पिता और भाई दोनों ही बीजेपी में हैं। उनके भाई नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। नीलेश राणे के आरोपों के बाद बीजेपी और शिंदे गुट में विवाद बढ़ता दिखा। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार बीएलओ की जान जाने की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से एक और मामला सामने निकल कर आया, जहां बीएलओ की मौत का जिम्मेदार एसआईआर प्रक्रिया को बताया जा रहा है।
देवरिया की रहने वाली रंजू दुबे एसआईआर प्रक्रिया में जुटी थी। शाम को सुपरवाइजर का फोन आया और दावा है कि काम का दबाव बढ़ने के चलते उनकी जान चली गई। मीटिंग में ये हुआ कि सभी बीएलओ को 50 फार्म ऑनलाइन करना है और वो भी 10 बजे तक। जो भी 10 बजे तक नहीं कर पाएंगे उनको तहसील में बुलाया जाएगा और तहसील में कराया जाएगा। इसी के चलते उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा। हालांकि प्रशासन ने इन आरोपों को नकार दिया कि उधर लखनऊ में कई बीएलओ कह रहे हैं कि वो आधी रात तक काम कर रहे हैं। रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं। घर में बच्चे भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन वही अब क्या कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है। फैमिली को दाएं बाएं करके करना पड़ता है किसी तरीके से। बीएलओ की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो फॉर्म लोगों को बांट दिए गए हैं वो फॉर्म जमा करने में लोग देरी कर रहे हैं और इसका दबाव सीधे उन पर आ रहा है। एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सिर्फ विपक्षी सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि इस बार तो संघ से जुड़े संगठन ने भी सवाल खड़े कर दिए और एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। संघ से जुड़े जिस संगठन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उसका नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है। इस चिट्ठी में एसआईआर पर चिंता जताते हुए संगठन ने बीएलओ की आत्महत्या का भी जिक्र किया है। साथ ही मृतक बीएलओ के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। संघ से जुड़े संगठन की इस चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई है कि आरएसएस और संघ से जुड़े संगठनों के द्वारा जब इस पर एतराज किया जा रहा है, इस पर आपत्ति व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। इस बीच यूपी के बुलंदशहर में नायब तहसीलदार ने एक बीएलओ को धमकी देने वाली चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि अगर बीएलओ ने काम में तेजी नहीं दिखाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठी विकास शर्मा नाम के सहायक अध्यापक को जारी की गई है, जो एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसके ऊपर कार्यकर्ता चढ़ते दिखाई दिए। कांग्रेस कार्यकर्ता जब नहीं माने तो उन पर पानी की बौछार की। हालात काबू से बाहर हुए तो पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात लखनऊ में भी दिखे, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के विरोध में जुलूस निकाला। ये कार्यकर्ता जब चुनाव आयोग की बिल्डिंग का घेराव करने जा रहे थे तो पुलिस ने बीच रास्ते में ही इन्हें रोक दिया। इधर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में पिछड़े, दलित, वंचित और गरीबों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि दबाव और धमकी के चलते ही बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में भी सियासी बवाल चल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे वक्त की जरूरत बता रही है, तो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। सियासी बयानबाजियों के बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी सामने आई, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि 26 लाख मतदाताओं के नाम 2002 की लिस्ट में मेल नहीं खा रहे। ये अंतर पिछले एसआईआर और नई मतदाता सूची की तुलना में निकला है। चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर के पीछे असली मंशा पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उधर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी की सरकार डेटा में हेरफेर कर रही है। यहाँ 100% एसआईआर नहीं हो रहा है, धांधली हो रहा है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में शुरुआत से ही सियासी विरोध हो रहा है, जो अब बढ़ता जा रहा है। इंडोनेशिया के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों के घर यहां जो अपने घर से बेघर हो गए हैं, जबकि कई लोगों की मौत का दावा भी किया गया है। मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई नदियों के बांध टूट गए, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। पदांग इलाके में बना एक पुल पानी की तेज बहाव को सह नहीं पाया और देखते ही देखते सैलाब में समा गया। वहीं इंडोनेशिया के दूसरे इलाके से आई तस्वीर तो और भी भयानक थी। वहां सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह गई। जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई, जबकि घरों का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी।
इंडोनेशिया में इन दिनों कुदरत का कहर बरस रहा है। पश्चिमी सुमात्रा के कई इलाकों में सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि वहां गांव के गांव खाली हो गए। क्योंकि भारी बारिश के बाद आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते एक घर भर-भरा कर पानी में समा गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा था जैसे वो सड़क नहीं बल्कि नदी हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। देखिए, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बार बार ये कहते हैं कि मोदी सरकार में संविधान खतरे में है। इस पर अब पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हाल ही में BR गवई चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए हैं और अब उन्होंने विपक्ष के एजेंडा पर बड़ी बात कह दी है। 1973 का जो केशवानंद भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि पद पर रहते हुए उन्हें कभी भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं दिखाई दिया। मैं मेरे कार्यकाल से पूरा संतुष्ट हूँ और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई जो चीज थी कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। पूर्व CGI गवई ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेना गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL सीजन 2026 के लिए मेगा ऑक्शन दिल्ली में जारी है। वर्ल्ड कप की विजेता टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी वॉरियर्स ने 3 करोड़ 20 लाख देकर अपनी टीम में RTM कार्ड से रिटेन कर लिया है। दीप्ति WPL के इतिहास की दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई है। 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मंधाना को 3 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे। पेसर रेणुका सिंह बेंगलुरु में थी। इस बार उन्हें गुजरात जायंट्स ने 60 लाख रुपए में अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर राधा यादव को RCB ने 65 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं क्रांति गौड़ को यूपी वॉरियर्स ने 50 लाख रुपए में रिटेन किया है। तो इसी के साथ ये थी आज की ABP रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।